हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप। आज हमारे साथ हैं आदित्य सोनी, जो एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं, जिनका प्रैक्टिस मुंबई में करते हैं, प्लस मुंबई के बाहर ऑल ओवर इंडिया उनका सर्विस है। ये 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में। इसके अलावा इन्होंने लॉ किया है, LLB किया है 2016 में, BCom ऑनर्स। ये आज हमारे साथ हैं हमें एजुकेट करने के लिए कि बेस्ट लीगल एंटिटी हमारे लिए कौन सा है एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी। ओके, तो हमने मोस्टली इंडिया में कई सारे एजेंसीज जो हैं वो प्रोप्राइटर ड्रिवन है, यानी कि जब कंपनी आदमी स्टार्ट करता है तो सिंगल पर्सन सारी चीज़ें हैंडल करता है, पर उसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन, कितने तरह की लीगल एंटिटीज़ हैं जिसमें एक अपने आप को हम रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए? लीगल एंटिटीज कितने प्रकार की होती है? तो इंडिया में 6 तरह की ऐसे एंटिटीज होती हैं जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अदर वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि अभी आपने जिक्र किया ही था कि अगर सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोप्राइटरशिप है, but I will tell you that which one is best for you to start your business. Right. Yes. तो आपने प्रोप्राइटरशिप पे कहा, जो मैक्सिमम लोग यही रूट चूज करते हैं बिकॉज उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पेपर वर्क नहीं चाहिए। इससे सबसे बड़ा वजह ये भी है कि जो हमारे इंडस्ट्री में लाइसेंसेस दिए जाते हैं कंपनी रन करने के लिए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रन करने के लिए, वो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास कोई पार्टनर नहीं है, किसी के पास दूसरा कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो क्या फिर भी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला सकता है? यस यस डेफिनेटली। हाँ, उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? देखिए, अगर आप सिंगल पर्सन हो एंड यू डोंट हैव एनी पार्टनर टू स्टार्ट योर बिजनेस विद, आपको लगता है कि नहीं मैं अकेला ही हूँ मेरे बिजनेस में और पूरा 100% अथॉरिटी और 100% राइट्स लाइबिलिटी सारे मेरे को चाहिए, तो यू कैन गो अहेड विथ वन पर्सन कंपनी, दैट इज OPC, जिसको वन पर्सन कंपनी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में और वन पर्सन कंपनी में भी आपके मन में आ रहा होगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आज वन पर्सन कंपनी में भी एक ही बंदा होता है, सोल प्रोप्राइटर में भी एक ही होता है। तो सोल प्रोप्राइटर जो अगर आपने देखा होगा कई जगह एंड सन्स करके यूज करते हैं, जैसे मदन लाल एंड सन्स कंपनी या एंटरप्राइजेस करके, जो एक ही बंदा होता है जो अपना बिजनेस भी संभालता है, वही ओनर है, अगर कुछ लॉस हुआ तो उसी को लॉस होगा, कुछ प्रॉफिट हुआ तो भी उसको ही होगा। तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें देर इज नो लीगल डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एंड हिज कंपनी। लाइक अगर जैसे मदन लाल एंड सन्स करके एक कंपनी बना दी है, तो देर इज नो लीगल डिफरेंस इन हिम एंड हिज बिजनेस। जो कंपनी को, जो बिजनेस को लॉस हुआ वो उसको लॉस है, जो कंपनी को फायदा हुआ वो उसको फायदा है। मतलब देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी काइंड ऑफ फीचर्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। और उनका जो लाइबिलिटी होता है, ये सबसे मेन पॉइंट है, उनका जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज सोल प्रोप्राइटर हूं और मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, और मेरे को अगर उसमें मैंने समझो एक 5 लाख या 10 या 15 लाख या 50 लाख का मैंने लोन लिया है बैंक से, एंड आई कुड नॉट सक्सीड इन माय बिजनेस, तो वो जो लाइबिलिटी है वो मेरी पर्सनल एसेट्स की रहेगी। लाइक मेरा घर या मेरे जो पर्सनल एसेट्स है वो लाइबल है। लेकिन ये सेम चीज वन पर्सन कंपनी में नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी से लिमिटेड। For any limited company we say limited. That limited is word for your liability. अगर मैंने आज वन पर्सन कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो मेरा जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं है। माय पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट ऑल लाइबल, ऑल्दो अभी भी मैं एक ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मेरा अकेले का सारा प्रॉफिट है, मेरा अकेले की लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है, बट मेरी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो गो फॉर द वन पर्सन कंपनी इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। यस दीपक। इसके अलावा आपने LLP के बारे में बताया कि पार्टनरशिप में अगर किसी को ओपन करना है फर्म, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी चूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल पार्टनरशिप में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फर्क है? लाइक अगर पार्टनरशिप अगर आप मुझे बोलोगे तो जो भी बिजनेस कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ 2 या 2 से ज्यादा लोग करते हैं, जैसे A और B है, मिस्टर ए और मिस्टर बी को लगा कि नहीं यार अपन साथ में बिजनेस करेंगे, तो तेरे कॉन्टेक्ट्स भी यूज आएंगे, मेरे भी कॉन्टेक्ट्स यूज आएंगे, वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस। सो दैट इज अ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, जैसे उन्होंने एसोसिएट्स करके लगा दिया, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस। लेकिन जहां पे
लिमिटेड वर्ड आ जाता है, जैसे एलएलपी मैंने बोला था, दैट स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वहां पे आपकी लाइबिलिटी जो है वो एज गुड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सेम वैसे ही एलएलपी में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, और पार्टनरशिप फर्म में आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। ये तो फायदे हो गए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, एलएलपी के, वन पर्सन कंपनी भी आपने डिस्कस किया, लेकिन ये क्या बड़ी वजह है कि लोग फिर भी प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाते हैं? क्या वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या फिर मे बी उनको सारे कंट्रोल लगता है कि सारे कंट्रोल हमारे पास रहेंगे और एक प्राइवेट कंपनी बनाने के बाद कंट्रोल हमसे चले जाएगा? क्या ऐसा होता है? इसमें कैसे होता है ना दीपक जी, मैं अगर आपको बताऊं, इफ यू आस्क मी कि लोगों की थिंकिंग क्या है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में लोग समझते हैं कि यार अगर प्राइवेट लिमिटेड बना दिया या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जैसा एलएलपी जैसा कुछ बना दिया, तो मेरे ऊपर कंप्लायंसेस इतने सारे आ जाएंगे कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और आम लोग ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग भी सही है कि मैं अपना बिजनेस संभालूंगा या कंप्लायंसेस देखूंगा। तो फॉर दैट आई विल से दिस इज द बिगेस्ट मिथ। ये लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया तो आपकी कंप्लायंसेस बढ़ जाएगी। अगर आपने अपना प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सही रखा है, लाइक इफ यू हायर्ड अ कंपनी सेक्रेटरी, आई विल टेल यू कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो पूरे साल में मोटा मोटा कितना खर्चा आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है तो अगर आप कंप्लायंस टाइम पे करते हो तो देर इज नथिंग हार्म टू इट, बिकॉज देर इज नो सच काइंड ऑफ लाइबिलिटीज जिससे आपको ये लगे कि नहीं यार ये बिजनेस तो बहुत महंगा है। जब तक आप खुद स्टार्ट नहीं करोगे, आपको ऐसा लोग भी बोलेंगे नहीं यार प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंस बहुत है, तू नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप कर ले। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का सबसे बड़ा रीजन मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें सबसे बड़ा आपका एक तो टैक्स लाइबिलिटी बहुत बच जाता है। आपकी टैक्स लाइबिलिटी बहुत अच्छा खासा बच जाता है और आपका एक फर्म का नाम हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट की साइट पे गूगल पे भी सर्च करोगे कि सो एंड सो कंपनी या सो एंड सो डायरेक्टर, तो आप एक डायरेक्टर रहोगे तो गूगल पे अगर आपको क्लाइंट भी सर्च करेगा तो यू विल गेट अ गुडविल कि यस यार ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है तो इसको बिजनेस दे सकते हैं अपन। राइट। सो टैक्सेशन आपने यूज करा वर्ड, तो टैक्सेशन प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा बेनिफिट है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? मतलब क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है दोनों में? यस देखिए, अभी जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप कैरी करते हो तो इसी इट इज एज गुड एज योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो आपका जो स्लैब रेट लगता है ना, जो नॉर्मल अपन इनकम टैक्स भरते हैं तो जो स्लैब रेट वही प्रोप्राइटरशिप में एप्लीकेबल रहता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे समझ लो हर किसी का टर्नओवर साल का 10 लाख से ज्यादा ही होगा। अगर समझ लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख का आपने टर्नओवर कर लिया तो आपका जो मैक्सिमम स्लैब रेट है इन प्रोप्राइटरशिप इज 43%। मतलब 40% अप्रोक्सीमेट टैक्स भरेंगे आप अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है। तो यही अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप 30% टैक्स प्लस एजुकेशन सेस वगैरह जो 1-2% का लगता है वो भरोगे। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सिर्फ 25% रहेगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 10 लाख के टर्न विच इज मिनिमम, क्योंकि आज के टाइम में साल का 10 लाख टर्नओवर बड़ी बात नहीं होती है, तो उसमें अगर आप 5% बेनिफिट टैक्स का देखेंगे तो वो 50,000 रुपया होता है साल का। तो 50,000 नहीं, मैं आपको बताऊं 20 से 25,000 में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साल में चला सकते हो। तो आप उतने का टैक्स भी बचा रहे हो और आपकी एंटिटी भी प्राइवेट लिमिटेड हो रही है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, आप डायरेक्टर नहीं माने जाओगे, बस खाली ठीक है एंड कंपनी है जो अपना नाम का बिजनेस चला रहा है वो चला रहा है। फ्यूचर में अगर आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बड़ी कंपनियों से तो दे विल आस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। राइट। कई बार क्या होता है कि हमारे इस इंडस्ट्री में नाम, एक ही नाम के कई सारे कंपनीज खुल जाते हैं, तो शायद ये भी एक फायदा होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से आपका नाम कोई चोरी नहीं कर सकता। एंड प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही नाम के 10 और कंपनीज आप ही के आसपास खुल सकते हैं। कोई और तो छोड़ो, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बना दी है तो उस नाम को आप भी चोरी नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि एक बार अगर आपने कंपनी किस नाम की बना दी तो वही सेम नाम से आप वापस दूसरी कंपनी बना ही नहीं सकते, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपको थोड़ा बहुत फेरबदल करके फिर दूसरी कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि द सेफेस्ट बिजनेस एट करंट सिनेरियो इज प्राइवेट लिमिटेड। आप अगर अपने कंपनी का नाम बना रहे हो तो कोई ऑब्वियसली कोई दूसरा इसका रिजेम्बलिंग नाम भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एमसीए से ही ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि यू कैन नॉट यूज दिस नेम, इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। राइट। अच्छा आदित्य, आपने लाइबिलिटी के ऊपर बोला, मैं एक सिनेरियो देता हूँ, बताइए इसमें क्या बेनिफिट है सिक्योरिटी एजेंसीज को। सिक्योरिटी एजेंसीज में कई सारे लाइबिलिटीज होते हैं, कंप्लायंसेस की लाइबिलिटीज हैं, थर्ड पार्टी डैमेजेस की लाइबिलिटीज हैं। समझो क्लाइंट के वहाँ पे कुछ चोरी हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, तो उसकी लाइबिलिटी क्लाइंट ने आपके ऊपर डाल दी।
तो एक प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ये लाइबिलिटी डालना और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर क्या वो लिमिटेशन आ जाता है कि द लाइबिलिटी विल गो टिल द पर्सन जो कंपनी के पीछे है, यानी कि जो प्रोप्राइटर है? यस दीपक, आपने ना काफी टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही हाँ, सरल भाषा में पूछ लिया है। मतलब इसमें कैसे होता है ना, जो प्राइवेट लिमिटेड होता है और एक प्रोप्राइटरशिप होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म पे अगर कोई लाइबिलिटी आती है, जैसे कि मैंने अपने सेशन स्टार्ट होने से पहले भी जिक्र किया था, अगर आपने कोई लोन लिया है, समझो जैसे आपने बोला कि हमारे ऊपर किसी क्लाइंट का लाइबिलिटी आ गया, कि जैसे कोई समझ लो अपना ही कोई स्टाफ डेट करके चला गया, या कंपनी को एक बड़ा लॉस हो गया। प्रोप्राइटरशिप में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपकी पर्सनल एसेट्स लाइबल होती है। आपका घर अगर आपके नाम पे है तो वो भी आपको बेच के उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस और आप में कोई फर्क नहीं है प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दैट सेपरेट लीगल एंटिटी स्टैंड्स फॉर कि अगर आप हो और आपका बिजनेस है तो दोनों को अलग अलग माना जाता है। आप अगर कोई अग्रीमेंट में एंटर भी हो रहे हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हो, तो आप खुद नहीं जाओगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कंपनी, और कंपनी में और डायरेक्टर में एक बीच में सबसे बड़ी एक कॉर्पोरेट वेल होती है। तो इसलिए कंपनी और डायरेक्टर अलग अलग है। कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो डायरेक्टर की लाइबिलिटी नहीं होती है। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, मैं आप अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं उसको थोड़ा डिक्टेट करूंगा। सोलेमन एंड सोलेमन करके एक केस हुआ था जो कि 1897 में हुआ था। उसका यही था कि एक डायरेक्टर था जिसका नाम भी सोलेमन था, लेकिन उसकी कंपनी का नाम था सोलेमन एंड सोलेमन प्राइवेट लिमिटेड। तो उसने एक बहुत बड़ा डेट हो गया था उसकी कंपनी को, समझो फॉर एग्जांपल 20 लाख का लॉस हो गया था। और उसका ये था कि नहीं, कंपनी को लॉस हुआ है ना, मैं तो अलग हूँ, मैं तो खुद कंपनी से पैसे मांगता हूँ एज ए डायरेक्टर, मेरा भी सैलरी नहीं दे रहा है कंपनी, जबकि वो कंपनी उसका खुद का है। वो बोल रहा है कंपनी मेरा सैलरी भी नहीं दे रही, मैं 20 लाख कहाँ से लाके दूं। तो ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट में वो पर्सन जीत गया था कि यस, डायरेक्टर इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई पीपल क्रिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप जो भी आपका जो 20 लाख का है वो हिसाब आपका कंपनी से है, डायरेक्टर इज नॉट एट ऑल लाइबल पर्सनली। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर होता है प्राइवेट लिमिटेड। सो काफी अच्छा एग्जांपल था, बहुत ही क्लियरली बता दे रहा है कि डिफरेंस क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में। सेकंड मेरा है कि अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करना है या फिर उनका प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप चल रहा है और उनको कन्वर्ट करना है या फिर नया एंटिटी फॉर्म करना है, तो ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ जाता है इसके अंदर? देखिए, अगर आप प्रोप्राइटरशिप लेके चल रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस बोला जाता है। तो यू कैन नॉट ट्रांसफर और यू कैन नॉट कन्वर्ट अनरजिस्टर्ड इनटू रजिस्टर्ड इन लॉ। तो आपको एक नया प्राइवेट लिमिटेड ही बनाना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू कि मेरा जो प्रोप्राइटरशिप था उसको मैंने टेक ओवर कर दिया कंपनी बनाने के बाद, और उसकी जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो कंपनी की भी मानी जाएगी। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड शुरू करते हैं, मैं खुद भी प्राइवेट लिमिटेड बनाता हूं, और मैं 140 से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैंडल करता हूं एज ऑफ टुडे। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड बनाना है और उसमें पूरे साल को मुझे कंप्लायंस भी करना है, तो पूरा खर्चा कितना आएगा, तो मैं आपको बताऊं, आप मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट 18 to 20,000 के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं नया। तो वो 18-20 हजार में आपकी कंपनी बन गई, और उसको पूरे साल चलाने के लिए आपका अप्रोक्सीमेट टोटल खर्चा इंक्लूडिंग द आरओसी, इंक्लूडिंग द ऑडिट एंड ऑल, अप्रोक्सीमेट 25 से 30 हजार का खर्चा आता है पूरे साल का। 25-30 हजार में आप एक अच्छी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला सकते हो, एंड देर इज नो मोर आई कैन से हिडन कॉस्ट। लाइक लोग बोलते हैं कि नहीं यार, प्राइवेट लिमिटेड बना दिया तो 2-4 लाख का खर्चा हो जाता है साल में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद बना के देखिए, आपको फील होगा कि नहीं यार, प्राइवेट लिमिटेड इतना महंगा नहीं है जितना मार्केट में लोग बोलते हैं। सो कंप्लायंसेस में आपने बोला, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लायंसेस के ऊपर ही था, तो आपने उसको आई थिंक सो आंसर आउट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। ऑब्वियसली आप खुद ही करने जाएंगे तो वो ज्यादा लगेगा, बिकॉज दैट्स नॉट देयर एक्सपर्टाइज एरिया। एंड यस, टैक्सेशन पे हमने बात करा। अगर किसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या एग्जैक्टली अगर मुझे आज के दिन में एक कंपनी बनानी है अपने एजेंसी के लिए, तो मुझे एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए दीपक जी, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय बेसिक क्वेश्चंस टू यू विल बी दैट क्या आपके पास डिन नंबर ऑलरेडी है क्या, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर।
वो कब होते हैं, जब आपकी ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड होगी। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी नहीं है, इसलिए नहीं, आपको मुझे बनाना पता ही नहीं, मुझे पता ही हाँ नहीं, आप समझ लीजिए डिन होता क्या है। मुझे पैन यस नंबर पता है, आधार पता है, डिन आई डोंट नो। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, तो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना है तो आई विल बी रिक्वायरिंग योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपने अभी ओके, बोला, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ओके, और उसके बाद में उसमें आप, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है तो 2 पर्सन आपके साथ में, 1 पर्सन और होना चाहिए जो कि डायरेक्टर रहेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं अपने को। करेक्ट। और उसके बाद में खाली आपको एक चीज करनी है, मुझसे कांटेक्ट करना है। सो आई विल गेट योर प्राइवेट लिमिटेड राइट। कंपनी फॉर्म। खाली केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ आप मिलिए मुझे, मैं आपकी कंपनी बना के दे दूंगा। एंड इट विल टेक 4 to 5 वर्किंग डेज, 4 से 5 दिन में मैं आपकी प्राइवेट लिमिटेड बना के दे दूंगा। ओके, ओके। सो इसमें कुछ होता है ना, जैसे नाम आप सिलेक्ट करते हैं, 2 या 3 नाम देते हैं, वो सिलेक्शन होता है, ये सारा चीज इंटरनली 2 से 4 दिन में हो जाता है, मतलब हफ्ते सब भर में सब हो सब जाता है। यस यस, विद इन अ वीक आई कैन डू होल प्रोसेस, नाम ओके, सेलेक्ट करने से लेकर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक सब। ओके, ओके। यस सो इसका इसका बैंक अकाउंट अलग होगा, सारा चीज टोटली डिफरेंट होता है आपके पर्सनल अकाउंट से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वो कंपनी का अलग से ही, कंपनी का अलग से पैन कार्ड आएगा, कंपनी का अलग से एक करंट अकाउंट खुलेगा, और आपको उसी को मेंटेन करना है। तभी तो बोलते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। करेक्ट, आप अलग करेक्ट। हो, आपकी कंपनी अलग है, बस राइट, ये चीज राइट। है। थैंक यू आदित्य। आई थिंक सो जो मेजर क्वेश्चंस थे हमारे मेंबर्स ने दिए थे पहले से, तो वो तो मैंने पूछ लिया। एंड अभी यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है, इनमें से अगर कोई भी आपको सवाल है तो आप रेज हैंड का ऑप्शन है आपके मोबाइल पे, यस यस आप डेफिनेटली। रेज हैंड करिए। आई थिंक सो देन मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, मैं ऐसा पूछ रहा था सर, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड अलग आता है, वैसे पार्टनरशिप फर्म का भी शायद पैन कार्ड अलग आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम पड़ता है क्या, नहीं नहीं, लाइबिलिटीज का ऐसा अगर कुछ? अगर अगर आप कोई भी ऐसी फर्म बनाते हो जो आपसे अलग है, लाइक हम्म। प्रोप्राइटरशिप अलग नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या पब्लिक लिमिटेड या कुछ भी बनाएंगे ना, तो आपका एक अलग से पैन कार्ड आएगा। जैसे हर इंसान का अलग अलग पैन होता है, वैसे ही हर कंपनी का अलग अलग पैन होता है। तो पार्टनरशिप फर्म का समझो आपका पैन कार्ड आ गया है, और आप अगर प्राइवेट लिमिटेड अभी शुरू करना चाहते हो, तो वो जो प्राइवेट, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उसको आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर भी होता है पार्टनरशिप फर्म। और उसके बाद आप नया प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, या अगर साथ में भी अगर आप बना रहे हो तो देर इज नो इशू। 1 पर्सन टोटल 20 कंपनीज में हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड में, और पार्टनरशिप फर्म का देर इज नो लिमिट। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जी। मान लीजिए मेरे पास एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और मेरे पास एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी फर्म है, तो क्या मैं दोनों का मर्जर कर सकता हूँ? नहीं, जैसे कि दीपक जी ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या ऑप्शन है। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मर्ज नहीं, मर्ज करना है। आपको बता दूं, अगर एक दो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हो और एक से दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस को कन्वर्ट या मर्ज करने का करोगे तो वो प्रैक्टिकली लॉ से पॉसिबल नहीं है। व्हाट यू कैन डू, आपकी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर सकती है कि हाँ, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज मेरी मानी जाएगी, तो वो एक ही माना, फिर वो एक हो जाएगा। उसमें एक खाली अग्रीमेंट, आपको वो कहते हैं ना एमओयू, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपकी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसकी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड की मानी जाएगी। दिस वी कैन डू, बट मर्जर नहीं पॉसिबल है। मर्जर तब पॉसिबल होता है जब आपके पास 2 कंपनी हो, 2 प्राइवेट लिमिटेड है, 2 पब्लिक लिमिटेड है, वो होता है। बट प्रोप्राइटरशिप को अगर आप मर्ज करोगे तो वो नहीं पॉसिबल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है और एक अभी नया चालू है 1 पर्सन कंपनी, तो हाँ जी प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हुए भी 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं अपन? जी, बिल्कुल बना सकते हैं आप। जैसे अच्छा वन जी जी। वन पर्सन कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वन जी पर्सन कंपनी को वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं। 1 पर्सन कंपनी का जी जी। इस कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि कई बार कैसे होता है ना, इंडिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो आपने अगर 1 पर्सन कंपनी बना दिया है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड के वो जी सारे बेनिफिट मिलेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड को मिलते हैं। अगर आपने कोई जी जी। गवर्नमेंट ई टेंडर वगैरह भी आया है तो वो ओपीसी हाँ के हाँ जी कैपेसिटी में आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 पर्सन से वो सारे जी कॉन्ट्रैक्ट जी भर सकते हो जो एक प्राइवेट लिमिटेड। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यस, वेलकम। आदित्य सर, इसमें एक चीज भी है क्या, जैसे कि देयर इज अ लिमिटेशन कि आप 1 पर्सन कंपनी को कंपलसरी आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा आफ्टर सर्टेन टर्नओवर? मैं कहीं पढ़ यस रहा था तो। यस यस, वो यस, वो यस। तब आता है जब आपकी कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी वो स्मॉल नहीं रहती। एंड नाउ डेज स्मॉल की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने काफी बढ़ा दी है। लाइक अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, ओके, और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप खुद ही बोलोगे नहीं यार, मेरे को प्राइवेट लिमिटेड तब में तो अकेला प्राइवेट नहीं, होगा। मैं अकेला नहीं संभाल सकता। तो वो एक लिमिट है ओके, विच मेक सेंस। राइट, 100%, 100%। ओके।
विकास जी, आपका कोई सवाल है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड यस, इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैंने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी नवंबर के महीने में, तो उनका लास्ट में मैंने उसको 10-12 नाम सीए को सजेस्ट किए, तो उन्होंने बोला कि ये नाम से मिल नहीं रही है, कंपनी सारी रजिस्टर्ड है, एमसीए पे दिखा रहा है करके कि ऑलरेडी है रजिस्टर्ड ये। तो फिर उन्होंने मैंने बोला आप अपने हिसाब से नाम बता दीजिए, तो उन्होंने सीए ने बताया कि इस नाम से बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि मतलब अपराजय है, मतलब हाँ करके। तो मैं कहा ठीक है आप डन कर अनडिफिटेड, दीजिए। हाँ ये इनविंसिबल बोलते हैं ना सर उसको, इनविंसिबल। इनविंसिबल। हाँ यस। वो। ओके, तो फिर ओके, मैंने कहा इस नाम से कर दीजिए। तो फिर उन्होंने फिर जब रजिस्टर्ड कंपनी हो गई, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट आ गया, तो उसमें इनेबल करके आ गया है, इनवेनेबल ऐसे करके कुछ अजीब सा नाम आया। स्पेलिंग गलत हो गई उधर से, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है सर। फिर मैंने उसको बोला कि यार इसको ये तो गलती आपकी है, आपने मुझे सजेस्ट किया था ये गलत नाम। तो बोला कि यार नहीं ऐसा नहीं है, हमने आपसे पहले कंफर्म किया था, ये किया था वो किया था। तो अभी बोल रहा है कि अभी नया कंपनी तुम बनाओगे तो उतना ही खर्चा आएगा जितना इसमें आया है, या तो इसको बंद करो या फिर इसको, मतलब इसमें क्या हो सकता है सर अभी? इसको नहीं, करेक्ट करवाना पड़ेगा या नया करवाना पड़ेगा? इसको करेक्ट करवाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए आप सबसे पहली बात तो उस जो जिस सीए से, जिस किसी सीए से आपने जो कंपनी बनवाई है, जी अगर सर। वो प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल लेवल पे ये इस टाइप की मिस्टेक पहली बात एक्सेप्ट होती नहीं है। अगर वही तो सर। मैंने आपको बोला है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड, तो आप XYZ प्राइवेट लिमिटेड बना ही नहीं सकते हो। वही अगर तो बात बना है सर दिया है, मुझे। हाँ बना दिया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऑल दो सम ऑफ द प्रोफेशनल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, तो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी, आप उसी कंपनी का नाम चेंज करवा लीजिए। आपकी लाइबिलिटी भी बचेगी, क्योंकि अगर आप कंपनी बंद करवाने जाते हो सर, तो जी भी सर। उसको 2 साल आपको चलाने के बाद 20 से 25 हजार का खर्चा खाली कंपनी बंद करने का आता है। तो वो जी सर। 25 हजार रुपए वाहन मत लगाओ, आप कंपनी का नाम चेंज कर दीजिए। और उसका आपको क्या प्रोसेस है सर? उसका प्रोसेस के लिए सर एक चैट बॉक्स में देखो आपको मेरी डिटेल आई होगी, आप इस डिटेल पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ओके सर। डिटेल में समझा दूंगा कि कंपनी जब नाम चेंज करना होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वी कैन गो अहेड विद द प्रोसेस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक I यू। यस think so. मोस्ट Name वेलकम। change will be much easier rather यस, than forming नेम a new चेंज इज, company. क्योंकि नया कंपनी फॉर्म करने का मतलब वो ये बोल रहा है एक गलती मेरे से हो गई है, एक गलती एक और करवा लो आप। एक और कर लो। वो मत कीजिएगा। और कंपनी बंद करना बहुत ही ज्यादा टीडियस वर्क है। यस, रिसेंटली मैंने एलएलपी बंद किया, आई नो हाउ मच एफर्ट टेक्स। कंपनी और एलएलपी ओपन करना इज इजी, बंद करना हाँ, इज टफ। तो इट इज correct. ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपने एक कंपनी बना ली है तो उसी को आप नाम चेंज करके कुछ भी करना है कीजिए, नया मत बनाइए, वरना आपको दो दो लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी आपको। सर ये पूछना चाह रहे थे कि एक हमारे डायरेक्टर हैं जो हमारे पार्टनर हैं, ओके, वो रिजाइन देना चाह रहे हैं कंपनी से, ठीक तो है, उसमें क्या प्रोसेस हो सकता है कि रिजाइन में उनका कोई लेटर लिखवाना पड़ेगा या एमओ कुछ ऐसा लिखवाना पड़ेगा या ऐसे ही सीए से हो सकता है? सबसे पहले तो मुझे बताइए सर आपकी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है? प्राइवेट लिमिटेड है सर। प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको रेजिग्नेशन के लिए फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उसमें 2 फॉर्म्स आरओसी में फाइल करना पड़ता है। आरओसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जी तो जी। उसके लिए प्रोसेस है पूरा, जिसमें 2 फॉर्म फाइल होते हैं, रेजिग्नेशन लेटर और बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह बनता है। तो जी मैंने जी। चैट बॉक्स में अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी है, आपने भी देखा होगा, तो आप इस कॉन्टेक्ट डिटेल पे मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, विल गेट दिस प्रोसेस डन। क्योंकि ये सिर्फ 1 से 2 दिन का काम है, लेकिन इसमें फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन काफी है, तो वो अपन कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर। यस सर। इफाक, आई थिंक सो आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी जी, मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि जो ओपीसी कंपनी है इसका जो जिस पर्सन के नाम पे है, तो अगर इफ ही डाइड तो वो ट्रांसफर हो सकता है क्या, उसमें क्या प्रोसीजर रहता है? ये बहुत ही कहते हैं ना डीप क्वेश्चन पूछा आपने। अगर जैसे समझो ओपीसी है 1%, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एमसीए पे रजिस्टर भी कर दिया, एक ही बंदा है वो चला गया तो किसका होगा बिजनेस। तो इसलिए 1% कंपनी ओपन करते टाइम आपसे ना दो बंदों की डिटेल मानी जाएगी, एक तो आपकी खुद की और एक जी। नॉमिनी का पूरा फॉर्म भरते हैं कि अगर समझ लो आपको कुछ हो गया तो फिर आपका जो बिजनेस है वो किसको जाएगा, तो वो नॉमिनी का डिटेल साथ में जाता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम। तो ओपीसी में भी मैं आपसे दो बंदों का डिटेल मांगूंगा, एक तो उसका खुद का जिसका बिजनेस है, और नॉमिनी का पूरा फॉर्म जाता है, वो फिर उसका हो जाता है सर बिजनेस। अगर उसको कुछ भी हो गया तो उसका हो जाता है, और दोनों को एक साथ कुछ हो गया तो फिर लॉ के हिसाब से उसको जाएगा जिसको उसने जो उसके लीगल हायर्स होते हैं, जैसे उसके बच्चे या उसके स्पाउस वगैरह को जाएगा। तो सर प्राइवेट लिमिटेड में भी सेम प्रोसीजर रहता है? प्राइवेट लिमिटेड में भी सर सेम प्रोसेस होता है, अगर कुछ किसी को कुछ भी हो जाता है तो उनके लीगल हायर्स को जाता है, नॉमिनी को, उनके बच्चों को जाता है, उनके शेयर्स वगैरह सारे। यस, आई थिंक सो एक
एक और प्लस पॉइंट आता है जो सक्सेशन प्लान होता है मोस्टली हम Yes. इंडिया में प्लान नहीं करते सक्सेस प्रोप्राइटरशिप कंपनीज में डिफिकल्ट हो जाता है वो चीज करना मे बी ट्रांसफर करना सारे राइट्स एंड यू नो बिल्कुल एसेट्स क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म में शेयर्स वगैरह जैसी कोई चीज होती नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोप्राइटरशिप में कुछ होता ही नहीं अनलेस एंड अनटिल यू आर जीएसटी रजिस्टर्ड, तो वो सारी लाइबिलिटी राइट्स सब आपके हैं। आपको कुछ हो गया तो फिर वो बाद में वो कहते हैं ना खाली डिस्प्यूट से ही किसी के पास जाएगा, लीगल फॉर्मेलिटी से नहीं जाता है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड और ये ओपीसी वगैरह सजेस्ट करते हैं हम, एलएलपी है ये सब इसलिए सजेस्ट करते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक तो सभी का हो गया है। किसी को कोई सवाल पूछना है शायद कंपनी रिलेटेड? जितेश जी कुछ पूछना चाहते हैं आई गेस। यस जी जितेश जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो मैं पूछ रहा हूँ एक आजकल जो एमएसएमई कंपनीज होती हैं, एमएसएमई में गवर्नमेंट काफी बेनिफिट देती है लाइक आपके टैक्सेशन का, तो एक एमएसएमई बेटर है या प्राइवेट लिमिटेड बेटर? एमएसएमई इज जस्ट रजिस्ट्रेशन सर। जैसे समझो अगर आपने जीएसटी लिया है तो जैसे जीएसटी में आपको राइट होता है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप कहीं पे भी उसके सर्टिफिकेट वगैरह शो कर सकते हो। एमएसएमई एक राइट है और एक रजिस्ट्रेशन है, वो आपने करवा लिया तो समझो आपका अगर किसी के साथ ड्यू है, आप किसी से पैसा मांगते हो, अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो तो आपको विद इन 45 डेज के अंदर अंदर उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो एमएसएमई का केस आप लगाओगे तो एमएसएमई के केस जल्दी सॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू द अदर। तो दिस इज जस्ट अ बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाकी देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट लिमिटेड इज एंटिटी। यस, तो अपन मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके उसको एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो सर। आप प्रोप्राइटरशिप को भी कर सकते हो, पार्टनरशिप को भी कर सकते हो, एलएलपी को भी कर सकते हो, किसी का भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जो बेस्ट पार्ट है कि मुझे लगता है कि फॉर सेफ्टी के हर एक को एमएसएमई तो करवा ही लेना चाहिए, खास तौर से सिक्योरिटी एजेंसी, क्योंकि हमारा क्या है कि बहुत जगह पे होता है पेमेंट वगैरह होल्ड हो जाता है, यस हो जाता है। यस यस, आज के टाइम में मैं सजेस्ट करता हूँ एमएसएमई सबको करवाना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा अगर कहीं पे भी अटकता है तो इंडियन लॉज आर विद एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन। यस, So it is a good option and I think it is a better option to get MSME registered yes for yes each and everybody, बिल्कुल especially for security companies. यस। और सिक्योरिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मैं बोलूंगा आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाओ, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड के लिए गए तो आप कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने से पहले वो ये सोचेंगे कि यार इसके पास ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। प्राइवेट लिमिटेड है तो दे विल ट्रस्ट यू एनी हाउ। जैसे दीपक जी की भी प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं ही संभालता हूँ कंप्लायंसेस वगैरह सारे, तो दीपक जी आपको बेटर वे में बता पाएंगे कि क्या है। राइट। हेलो नेक्स्ट दीपक सिंह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीपक, मेरा सवाल एक ये था कि जो ओपीसी कंपनी होती है, ओपीसी कंपनी में सिंगल डायरेक्टर होता है। इन फ्यूचर अगर उन्हें लगता है कि उसमें एक और डायरेक्टर को इन्वॉल्व करना है तो क्या ये पॉसिबल होता है ओपीसी कंपनी के लिए? जी बिल्कुल पॉसिबल होता है सर। यहाँ पे आप वर्ड यूज ले रहे हो डायरेक्टर, डायरेक्टर आप 2, 4, 10, 15 कितने भी रख सकते हो। मैं मेंबर की बात करता हूँ, मेंबर एक ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता 1% कंपनी। मेंबर का मतलब होता है जिसके पास शेयर होल्डिंग है, और डायरेक्टर का मतलब जो डिसीजन लेने वाला है। तो ओपीसी में 2, 4, 5, 10 डायरेक्टर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंबर एक ही रहेगा। और एक से ज्यादा मेंबर आप ओपीसी में नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो 1% कंपनी नहीं रही ना, फिर तो वो 2% या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। नहीं, वही अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर ऐसा लगा कि इसमें 2 मेंबर होने चाहिए, हाँ, भले ओपीसी कंपनी है, तो क्या ये पॉसिबल है इन फ्यूचर? नहीं सर, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो भी हो जाता है कन्वर्जन। कन्वर्ट होता है मतलब? यस हो जाता है। मतलब 2 डायरेक्टर हो सकते हैं? यस 2 हो सकता है। कन्वर्ट होने के बाद आप 2 से ज्यादा 10, 15 और मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब आप उसमें हायर कर सकते हो बोर्ड मीटिंग दिखा के, जो भी आपका प्रोसेस होता होगा, आई डोंट नो। बिल्कुल बोर्ड मीटिंग दिखा के आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ वेरी बिग वर्ड। तो उनको एज अ सैलरी दिखाना होता है कि उसको आप प्रमोटर भी दिखा सकते हो। उनको सिटिंग फीस देके अगर आप उनको सैलरी दे, जैसे नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप अपने आप को सैलरी दे सकते हो। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, और फ्यूचर में आपको भी लोन लेना है तो वो बहुत इजीली लोन मिलता है, क्योंकि आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपको अच्छा खासा अमाउंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सैलरी में आता है, इसलिए भी लोग प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। जिसको मैं आगे डायरेक्टर, अगर मैं मान लीजिए ओपीसी कंपनी में किसी को डायरेक्टर हम हायर कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कंपनी के लिए शेयर होल्डर ना होकर के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टर हो सकता है। जैसे मान लीजिए एडमिन डायरेक्टर हो गया, एचआर डायरेक्टर हो गया, सो ये हम हायर कर सकते हैं ऑन अ सैलरी बेसिस।
नहीं, इसमें डेजिग्नेशन देखो, ये जो आप बोल रहे हो डेजिग्नेशन सिर्फ 2-3 ही होते हैं, जैसे एडिशनल डायरेक्टर हो गया या एक होल टाइम डायरेक्टर हो गया। जो आप बोल रहे हो ना ये HR हेड वगैरह, ये डेजिग्नेशन आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको बना सकते हो। बट यस, डायरेक्टर आप दो से ज्यादा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप डायरेक्टर। यस, अच्छा, एक सवाल मेरा और था, मैं आपका थोड़ा सा समय और लूंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। मान लीजिए कि एक डायरेक्टर जो कंपनी की ऑडिट है, बाकी जो हर साल की जो उनकी जनरल मीटिंग है वो दिखानी पड़ेंगे ना, भले वो ओपीसी कंपनी है। बिल्कुल नहीं, अगर जैसे ओपीसी है आपकी तो यू डोंट नीड टू डू द जनरल मीटिंग्स, AGM जो होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि जी एक जी ही जी, बंदा अपने आप से तो मिलेगा नहीं, इसलिए जनरल मीटिंग का पक्का। एग्जेम्पशन दिया हुआ है उसको। और प्राइवेट लिमिटेड है तो यस, अच्छा, आपको जनरल मीटिंग भी करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग भी करना पड़ता है। सो दैट वी कैन डू, कोई इशू नहीं जी है, जी वो सब मिनट्स जी वगैरह जी। बनता है, वो सब कंप्लायंस पार्ट में आ जाता है सर आपका। आपके हाँ, सामने सीधे हेलो। पेपर्स बन के आते हैं, आपको साइन कर रहे होते हैं खाली बस। राइट राइट। यस यस। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक ओपीसी कंपनी को 2 डायरेक्टर के बीच में या 3 डायरेक्टर के बीच में लाया जा सकता है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल मतलब आपकी हेल्प के हिसाब से, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल जो हम कंपनी के बीच में ओपीसी हम दिखाते हैं वो ओपीसी हट जाएगा फिर, वो अगर हाँ, दूसरा मेंबर भी आ जाता है। कन्वर्ट कर दिया तो फिर वो ओपीसी हट जाएगा और प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा कंपनी का नाम। ठीक है सर, वो थैंक आप यू, थैंक मेंबर यू। बढ़ाएंगे तो, डायरेक्टर बढ़ाने से नहीं हटेगा। अच्छा, हाँ, अगर मेंबर मेंबर। बढ़ाते हैं तो हाँ, पक्का वो उनके शेयर्स दिखाने पड़ेंगे, शेयर्स यस दिखा। एग्जैक्टली, यस, नाउ यू आर राइट। करेक्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू दीपक सर। हाँ, आदित्य एनीवन एल्स? जी, एनीवन? मेरा एक सवाल है। हाँ जी यस सर। अजय सर। हाँ, क्या क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट करी जा सकती है? प्राइवेट लिमिटेड को ओपीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है सर, उसके लिए खाली एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसमें ये बताना पड़ता है कि हमारा टर्नओवर जो है वो एकदम लिमिटेड है, एंड नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड टू 1% कंपनी, और एक ही मेंबर रहेगा और उसका नाम ये है, तो फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड भी ओपीसी में कन्वर्ट हो जाता है सर। तो फिर शेयर सबको एक के नाम पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे? यस बिल्कुल, वो फिर एक कोई पूरा सोल प्रोप्राइटर उसको एक तरीके से बना के, सोल एंड होल उसको ही बनाना पड़ेगा कि यस हाँ, हमारे पास 30% अभी है, लेकिन हम सारा का सारा इसको देते हैं, मिस्टर ए विल बी द 1% कंपनी मेंबर, ओनली 1 मेंबर। यस। तो कैन द शेयर्स बी ट्रांसफर्ड विदाउट the cost factor in getting involved into it? नहीं, अगर per आपको, share? अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर करने हैं, तो एक सबसे बड़ा डेफिनेशन में लिखा होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए लिया जाता है कि आपको एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर होते हैं उन सबकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को इसको शेयर ट्रांसफर करने हैं, आप मुझे इजाजत दे, तो रिजोल्यूशन पास होगा बकायदा, और फिर आप अनुमति से ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूएशन कराना है कंपनी का, जैसे समझ लो आपने 10 रुपए का एक शेयर था जब कंपनी बनाई थी, और आज आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉफिट, मेरा 50 लाख का प्रॉफिट है, तो एक शेयर 50 रुपए का हो गया है, तो आप उसका एक बकायदा वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के उस शेयर को उस वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हो, 50 रुपए पर शेयर के ट्रांसफर हिसाब से। ओके। यस, ये पूरा एक प्रोसेस की तरफ से जाना पड़ता है। क्योंकि 3-4 अगर डायरेक्टर्स होंगे, अगर वो अपने शेयर सरेंडर करेंगे किसी के नाम से, तो द मनी हैज टू बी पेड टू द डायरेक्टर्स? नो, द मनी हैज टू बी पेड टू द पर्सन हु इज टेकिंग द शेयर्स। लाइक अगर शेयर होल्डर हूँ और सारे शेयर्स मेरे को दे रहे हो, तो फिर मुझे उनको मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा, यस मैं इन शेयर के बदले में आपको इतना कंसिडरेशन दे रहा हूँ। हाँ, तो ये जरूरी होगा ये करना? यस यस, जरूरी है। ऐसा अगर कोई फैमिली में ही है और वो कहता है मैं इनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है क्या? यस हो सकता है सर, फिर वो शेयर ट्रांसफर उनको, और वो जो भी शेयर्स का अमाउंट होता है वो कंसिडरेशन ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा हो सकता है। दैट कुड बी देयर इन द ब्लड रिलेशंस में ही होगा ऐसा? तो नहीं सर, कोई भी हो सकता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर हो तो यू आर हैविंग इक्वल राइट, देयर इज नो लाइक ब्लड रिलेशनशिप और समथिंग। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके राइट सारे इक्वल होते हैं सबके। अगर आपके पास एक शेयर है तो भी आपका उतना ही राइट है, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो भी आपका उतना ही राइट है। ओके, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जब शेयर्स ट्रांसफर करे गए हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू द कंपनी, तो फिर अकॉर्डिंग टू आवर कंपनी सेक्रेटरी वी हैड टू पे हिम एट अ पावर ऑफ 10 पर शेयर के हिसाब से मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ा है।
हाँ जी, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने शेयर वन ट्रांसफर ऑफ द डायरेक्टर्स की डेथ हो गई थी हमारे, ओके वो शेयर्स थे, तो हमको वी हैड टू पे अ सर्टेन अमाउंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच दे हेल्ड। तो फिर तब वो शेयर्स फिर दे केम टू द कंपनीज नेम। इन द अदर केस ऐसा हुआ कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ट्रांसफर कर रहे थे, तो दे ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू द डॉटर। ओके तो इसमें आराम से हो गया था, इसमें सेल परचेज वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन वो ही बीइंग द थर्ड पर्सन नॉट फ्रॉम द फैमिली, वी हैड टू पे द अमाउंट। नहीं, इसमें कैसे होता है ना अजय जी, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और से फॉर एग्जांपल उसके पास अगर कोई शेयर है, तो वो शेयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन हो गया है। यहाँ पे मैं टेक्निकल वर्ड यूज ले रहा हूँ, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ शेयर, हियर द वर्ड विल कम इज ए ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जैसे समझ लो फादर की डेथ हो गई तो वो ट्रांसमिशन होके वो सन के पास आ जाता है, तो ट्रांसमिशन का 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता आपको, क्योंकि ऑब्वियसली फादर की डेथ हो गई है, अभी बच्चे के पास आ गया है। और समझ लो उस बच्चे को अगर आपको ट्रांसफर करना है शेयर, तो वो शेयर भी ट्रांसफर करेगा और आपसे उसका वो कहते हैं ना शेयर प्राइस जो भी होता है, परचेज प्राइस, उस हिसाब से वो मांगेगा। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे कंसिडरेशन तो देना पड़ता है, लेकिन आपने डेथ का जिक्र किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर डेथ होता है तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं आता है। नहीं तो अगर वो इन डेथ केस तो इट विल गो टू हिज सन ना। यस, एंड वो इन आवर केस ही वाज अ थर्ड पर्सन, ही वाज एन आउटसाइडर, मतलब फैमिली मेंबर में नहीं थे वो। हाँ, तो वी डिडंट वांट दैट कि शेयर्स उसके डाउन द लाइन कहीं जाएं, क्योंकि फिर बिकॉज ही वाज नॉट इन द कंपनी, उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कंपनी में उसके बेटे का। नहीं बट सर देखिए, अगर जैसे मतलब आई डोंट नो विच कंपनी सेक्रेटरी हैज सजेस्टेड यू दिस प्रोसेस, बट अगर किसी की डेथ हो गई है तो फिर वो शेयर ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो अभी जाने के बाद तो वो आके साइन करेगा नहीं ट्रांसफर पेपर पे, क्योंकि आपके नहीं तो नहीं, दैट यू आर राइट, नाउ आई गेट इट, यू आर राइट। तो दैट वाज, तब वो ट्रांसफर हुआ था बिटवीन द वाइफ एंड द कंपनी। ओके, उसकी हेयर उसकी वाइफ हुई ना फिर वो। हाँ यस, तो फिर वो वो ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसकी वाइफ और कंपनी के साथ हुआ था। ठीक है, तो फिर आप बेसिकली, हाँ वो ट्रांसमिशन हो गया था, उसके बाद आपने ले लिया था, राइट? हाँ, तो फिर कंसिडरेशन वो मांगेगा और उसका राइट होता है, तो वो देना पड़ता है। यस, लेकिन जब ब्लड रिलेशंस में अगर ये होता है तो वन कैन से कि आउट ऑफ माय लव एंड अफेक्शन आई एम गिविंग दीस शेयर्स। हाँ यस, दैट विल बी कॉल्ड एज गिफ्टिंग ऑफ शेयर्स, जो लव एंड अफेक्शन में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। बट एनी थर्ड पार्टी कांट डू दिस कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आई एम गिविंग दीस शेयर्स, है ना? नहीं, एंड वो उसका विश है सर। समझ लो आज अगर मुझे दीपक जी को कोई चीज गिफ्ट करनी है तो वो मैं ऑन अ फ्रेंडशिप बेसिस पे भी कर सकता हूँ लेकिन अगर नहीं करनी है तो ऑब्वियसली नो वन कैन टेल मी कि नहीं आप मुझे गिफ्ट करो, तो उसको कुछ कंसिडरेशन अमाउंट देना पड़ता है। अजय सर, आई थिंक सो आपके क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सो इसको आप इंडिविजुअल भी डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट। दैट इज इनफ, वहीं तक था मेरा क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू जय सर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई एम रीशेयरिंग आदित्य's कांटेक्ट डिटेल, आप इसे सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। कंपनी रिलेटेड जो भी है, कंप्लायंसेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो यू नो आपको किसके पास जाके कंसल्टेशन करना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ दीपक, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जो मैंने 6 नाम बताए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या 1% कंपनी, आपका एक ब्रांड तो होगा। यस, लाइक अगर जैसे दीपक का अगर देखेंगे तो स्मार्ट सुपरवाइजर इज कंपनीज नेम, क्या हाँ भैया मेरा ये ब्रांड है, आपको वो ब्रांड भी रजिस्टर करवाना चाहिए, ये वो नाम भी रजिस्टर करवाना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रांड अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो आप बाद में यूज नहीं कर पाओगे, जिसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। आपने सुना होगा कई बार TM रखते हैं, कोई R लिखता है नाम के ऊपर, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना बहुत जरूरी है, जो कि लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, एक्चुअली आदित्य इसके लिए मैं आपका टाइम वापस से लेने वाला हूँ। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे एक और सेशन करेंगे, बिकॉज ये इंडस्ट्री में क्या होता है कि आदमी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, GSS, G for you, you know, something like that, similar to कोई बड़ा कंपनी या कोई बाहर का कंपनी है, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, उसी का थोड़ा बहुत कलर का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया और उसके नाम पे बिजनेस करते हैं, तो उसका क्या बड़ा लॉस है। और आपकी कंपनी का कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करके आपके गुडविल पे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ले रहा है, तो वो भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो नया सेशन हम करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे, कॉपीराइट्स पे, वो